चलो शुरू किया जाए। आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या इसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो क्या होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल? हम किस एनर्जी को बोलते हैं? अगर हमें किसी एटम से क्या निकालना हो, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना हो, रिमूव करना हो, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी लगानी पड़ेगी। और वो एटम कैसा होना चाहिए? वो एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब बॉन्डेड एटम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो आइसोलेटेड एटम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, डिफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? डिफिनेशन होगी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, किससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा? फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम। वो एटम किस फेज में होगा? वो एटम होगा गैसियस फेज में। जैसे मान लो कोई एटम है, ये किस फेज में होना चाहिए? गैसियस में। अगर ये कहा जाए कि ये सॉलिड है और हमने इससे ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला इससे, और ये है गैसियस फेज में, इससे भी हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, वन इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ये है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी ये नहीं होती। आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होती है गैसियस स्टेट में, ये तो सॉलिड स्टेट है। तो हमें एटम किस में होना चाहिए? आइसोलेटेड एटम होना चाहिए और गैसियस फेज में होना चाहिए। तो एटम, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से? कोई एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से? इजीली कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जो इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है वो कहाँ से निकलेगा? उसके उसके वैलेंस शेल से। कहाँ निकलेगा? इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड कौन है? वैलेंस शेल। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलने वाला है वो कौन सा है? वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो हम आते हैं, अब ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। अगर हमें किसी से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कौन से फैक्टर हैं जो इस आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। उस पे आते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं। तो जनरली क्या होता है? ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर न्यूट्रल एटम हो या कोई पॉजिटिव चार्ज एटम हो तो वहां तो एंडोथर्मिक ही होगा। हम आते हैं उस पे कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो डिपेंड करेगा जेड इफेक्टिव। अगर किसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा का मतलब उसके पास न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जब न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो जिसके पास जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ने का क्या मतलब है? जेड इफेक्टिव अगर किसी का ज्यादा होगा तो उसके पास क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको निकालने में हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। और दूसरा फैक्टर इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उसकी साइज क्या है। अगर कोई साइज बड़ी साइज, कोई एटम क्या है जिसकी बड़ी साइज हो, तो उसको इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें क्या होगा? आसानी होगी। क्योंकि अगर बड़ी साइज का एटम होगा तो उसका वैलेंस शेल कहाँ होगा? न्यूक्लियस से वो दूर होता चला जाएगा, उसका अट्रैक्शन क्या होगा? न्यूक्लियस से वीक होता चला जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल लेंगे अगर उसकी साइज क्या हो? बड़ी होगी तो हमें उसको निकालने में आसानी रहेगी। और क्या हो सकता है? और किस बात पर डिपेंड करेगा? इसीलिए साइज के इनवर्स है, साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। मतलब वो हो सकता है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और अगर वो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो उसको तब उस केस में उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तीसरा केस ये हो सकता है कि अगर कोई एटम हाफ फील्ड हो या वो क्या हो, या वो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है।
एक फैक्टर ये भी हो सकता है एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये क्या होता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? कोई चीज कितने क्लोज है किसके? न्यूक्लियस के। मान लो कोई ज्यादा क्लोज होगा, किसी का वैलेंस शेल न्यूक्लियस के पास होगा, किसी का वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होगा। रोटेशन इफेक्ट को बोलते हैं क्लोज टू द न्यूक्लियस। रोटेशन इफेक्ट क्या होती है? कोई चीज कितना क्लोज है किसके। अगर कोई चीज न्यूक्लियस के क्लोज होगी तो हमें पता है उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हम एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो जाएगा, थ्योरी का भी कुछ पार्ट आ सकती है, न्यूमेरिकल कोई भी इसी से सॉल्व हो सकती है। अगर मुझसे कहा जाए पांचवा पॉइंट, या अगर मुझसे कहा गया कि किसी का रिड्यूसिंग नेचर अच्छा है, अगर कोई ऐसा आइटम है जिसका रिड्यूसिंग नेचर अच्छा है। रिड्यूसिंग नेचर किसको बोलते हैं? जो खुद, जो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन वो आसानी से देगा। अगर किसी का रिड्यूसिंग नेचर मोर है, मान लो ज्यादा है या बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी लेस होगी, अगर रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा। अगर ये कहा जाए किसी का मेटेलिक नेचर ज्यादा हो, तब तो भी क्या होगा, किसी के पास मेटेलिक नेचर ज्यादा हो। मेटेलिक नेचर का मतलब, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। क्या होते हैं? अगर वो अच्छा डोनर है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? अगर मेटेलिक नेचर मोर है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? तो उस केस में भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। और क्या हो सकता है? और ये भी कह सकते हैं अगर किसी की रिएक्टिविटी ज्यादा है, अगर किसी की रिएक्टिविटी मोर, रिएक्टिविटी का मतलब, रिएक्टिविटी किसको बोलते हैं? वो इजीली डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा? रिएक्टिविटी का मतलब जो इजीली डोनेट कर दे। किसको? कोई चीज ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव का मतलब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगी। अब डोनेट करेगा, उसका मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लेस हो जाए। तो हमें किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? पहला जेड इफेक्टिव, बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। फिर हमने पढ़ा साइज, साइज बढ़ने से क्या होगा, साइज बढ़ने से वैलेंस शेल दूर होगा न्यूक्लियस से, हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तीसरा है हाफ फील्ड या फुल फील्ड। हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो उसको हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। और अगर किसी के पास पेनिट्रेशन इफेक्ट है, मतलब वो न्यूक्लियस से क्लोज है, उसको न्यूक्लियस का अट्रैक्शन से उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। अगर हमने किसी का रिड्यूसिंग नेचर अच्छा है, मतलब वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन खुद डोनेट कर रहा है, इसका मतलब उसकी आने से एनर्जी कम होगी। अगर किसी का मेटेलिक नेचर ज्यादा है, मेटेलिक नेचर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी होती है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। अगर किसी की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ये थ्योरी है पूरी, इस पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मान लो कहा गया कि कोई एटम है, किसी एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या बनाया, ए पॉजिटिव। इसको बोलते हैं आई वन। आई वन का मतलब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मान लो ए प्लस से हमें क्या बनाना है, हमने बनाया A+2। हमसे कहा गया ये क्या है, इसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मान लो हम उससे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लें, मान लो हमने निकाला A+3 कर, इसको हम बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। चौथा निकालेंगे तो फोर्थ, एंड सो ऑन। अब हम इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हम निकालते जाएंगे तो हमें पता है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी। इलेक्ट्रॉन कम होने से शील्डिंग कम हो जाती है, शील्डिंग कम होने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, फिर हमें और एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि उसके पास अट्रैक्शन और बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो आई वन होगी, आई वन छोटी होगी किससे,
IE2 से, और IE2 क्या होगी, छोटी होगी किससे, IE3 से, एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे हमें एनर्जी बार बार इंक्रीज करनी पड़ेगी। कोई तो हमसे कहे कि हम ए से A+ गए, या हम A+ से A+2 गया, फिर हम A+2 से A+3 गए, ऐसा कुछ। या फिर हम A+ से, या ए से, या मान लो मैं ए से A+2 गया, पूछा जाए किस प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा लगेगी, किस प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो क्या लग रहा है हमें, किस प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा लगेगी। यहाँ पे जो एनर्जी यूज हो रही है वो IE1 है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये कौन सी है, ये IE2 है, और ये क्या है, ये IE3 है, और ये क्या है, ये IE1 प्लस, क्या है ये, IE1 प्लस IE2 है, फर्स्ट प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। हमें सबसे पता है सबसे बड़ी एनर्जी कौन है इसमें, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इससे बड़ी तो ये होगी। ये कौन सी एनर्जी, ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये मोर देन होगी इससे, फर्स्ट प्लस सेकेंड से। इसका मतलब ये वाली एनर्जी जो होती है ये सी ऑप्शन है, ये मान लो ये बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, और ये डी। पूछा जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर, सबसे ज्यादा किसमें एनर्जी लगेगी, सी वाले में, ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मोर। अब हमें पता है जनरली क्या होता है ऑर्डर, हम जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है पीरियड में जाने पे क्या होता है, जनरली पीरियड में जाने पे ऑन मूविंग इन पीरियड, अगर हम पीरियड में जाते हैं तो जनरली, जनरली मैं कह रहा हूँ कहीं ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, जनरली ग्रुप में जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, ये जनरल ऑर्डर है। मान लो हम लिथियम से स्टार्ट किए चलना, लिथियम से स्टार्ट किए चलना, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो हमें इसका ऑर्डर लिखना होगा, किसका, हमें इसका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। जनरली हमने क्या पढ़ा है कि पीरियड में जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन दो जगह पे ऑर्डर क्या है, दो जगह पे ऑर्डर इसका बदल जाता है, कहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ। तो यहाँ पे जब हम ऑर्डर देखते हैं तो सबसे ज्यादा नियॉन की होती है, फिर फ्लोरीन की आती है, फिर नाइट्रोजन की आती है, फिर ऑक्सीजन की आती है, फिर कार्बन की आती है, फिर बेरिलियम की आती है, फिर बोरान आता है, लिथियम सबसे लास्ट। अब दो एक्सेप्शन केस है, बेरिलियम का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2, एटॉमिक नंबर 4 होता है। अगर मैं बोरान का लिखूं तो क्या लिखूंगा, मैं बोरान का लिखूंगा 1s2 2s2 2p1, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर लिखना हो तो नाइट्रोजन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, ये होगा कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मुझे ऑक्सीजन का लिखना हो तो 1s2 2s2 2p4। अब ऑर्डर बदला क्यों, ऑर्डर इसलिए बदला क्योंकि यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ इसका एस कंप्लीट है, क्या है, एस कंप्लीट है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पी में चला गया, पी में का मतलब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन फील्ड भी है, और इनके पास ओनली एस में, ये वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। रीजन क्या है बेरिलियम का, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा है, लेकिन जेड इफेक्टिव बोरान का ज्यादा है, क्योंकि पीरियड में जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा है बोरान से, लेकिन बोरान का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इससे बेरिलियम से। सेम है यहाँ पे, तो पता है 2p3, 2p3 क्या होते हैं, हमें पता है 2p3 क्या होता है, 2p3 कॉन्फ़िगरेशन कैसा, हाफ फील्ड। हमें पता है इसके पास हाफ फील्ड की वजह से क्या है, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, इसलिए इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, किससे, नाइट्रोजन से। इसलिए दो ऑर्डर क्या हुए, चेंज हुए, एक यहाँ पे
और एक यहाँ पे रीजन क्या है पेनिट्रेशन इफेक्ट का, यहाँ रीजन क्या है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, अब थोड़ा आगे आते हैं। चल, मान लो तुमसे पूछा जाए कि बताओ ऑक्सीजन, सल्फर, O माइनस, एस माइनस, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ। हमें पता है कि जनरली ग्रुप में जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। ऑक्सीजन का है O, होगा क्या, इनके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, इसके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इनके पास, इन दोनों के पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, इनके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, किसी के पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जनरली अनस्टेबल होता है, इनकी तो आयनाइजेशन एनर्जी इनसे कम होगी, किनसे, इन दोनों से तो कम ही होगी, इनके इनके क्योंकि इनके पास ऑलरेडी क्या है नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों में किसकी ज्यादा होती है हमें पता है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज्यादा। देखो ये O माइनस और ये O माइनस एस माइनस में हमने पढ़ा है कि एस माइनस सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्या होती है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा देन ऑक्सीजन माइनस पे, इसलिए जो ऑर्डर यहाँ पे आएगा एस माइनस पहले आएगा O माइनस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन O माइनस। कुछ और लेते हैं, मालूम से कहा जाए लिथियम प्लस और हीलियम का बताओ, यहाँ कहा गया सोडियम प्लस और नियॉन का बताओ, या ऐसा कहा गया F माइनस और नियॉन का बताओ, या ऐसा कहा गया, ठीक है, O माइनस टू और F माइनस का बताओ, अब बताओ यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कैसे देखेंगे, ऐसे क्या देखेंगे, हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। ये दो, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। हमें बताना है कि इन चारों में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, अगर ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो बताना है इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है। तो इसमें छोटा कौन, तो पता है कि लिथियम प्लस छोटा होगा किससे, हीलियम से, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पे साइज क्या हो जाती है, घट जाती है। एफ माइनस नियॉन में छोटा कौन है, नियॉन, क्यों, क्योंकि एफ माइनस बड़ा होता है, क्योंकि नेगेटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है नेगेटिव चार्ज बढ़ने पे साइज इंक्रीज कर जाती है। Na प्लस नियॉन में कौन छोटा है, Na प्लस, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। एफ माइनस ओ माइनस टू में कौन छोटा है, एफ माइनस, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। मान लो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, मान लो कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, मान लो ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन, हमसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड के बारे में, पूछता है कि बिगेस्ट जंप कहाँ पे आए, बिगेस्ट जंप का क्या मतलब कि वो कितने इलेक्ट्रॉन इजीली वो डोनेट करता है, मतलब उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा। मान लो कहा जाए कि बिगेस्ट जंप फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में बिगेस्ट जंप, मतलब डिफरेंस IE1 और IE2 में बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पहला इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो आसानी से डोनेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि वो पहला इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबलाइज हो जाएगा, इसका मतलब वो या तो नोबल गैस बन जाएगा या हाफ फिल्ड हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसके पास स्टेबिलिटी आ रही है। इसका मतलब अगर IE2 बहुत ज्यादा हो जाए किससे, IE1 से, इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर रहा है, मतलब उसकी वैलेंसी 1, क्या उसको हम बोल सकते हैं कि उसकी वैलेंसी क्या है, उसकी वैलेंसी 1। वैलेंसी 1 कौन हो, ये हो कौन सकता है, वैलेंसी 1 किसकी होती है, जनरली अल्कली मेटल्स की होती है,
इसका मतलब ये कोई अल्कली मेटल्स हो सकता है, मतलब ये एस ब्लॉक में पाए जाने वाला कोई सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा बोला जाए सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस ज्यादा है, सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस ज्यादा का मतलब बिगेस्ट जंप वहां आएगा जब वो दो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करे और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी का गैप ज्यादा लग जाए, तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी 2 मानी जाएगी। इसका मतलब वो कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम कुछ भी हो सकता है। अगर कहा जाए उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में और फोर्थ में बिगेस्ट जंप है, जैसे ये वाला केस है, देखो ये पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से ये 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बन जाएगा, एक नोबल गैस। ये एल्यूमिनियम है एक्चुअल में, क्या है, एल्यूमिनियम। तो पता है एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बन जाएगा, एक नोबल गैस। इसका मतलब यहाँ पे जो बिगेस्ट जंप आने वाला है वो थर्ड और फोर्थ में आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत छोटी होगी किससे, फोर्थ वाले से, क्योंकि थर्ड के बाद वो क्या बनने वाला है, वो नोबल गैस बनने वाला है। इसका मतलब है कि इस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी ली जाएगी 3। इसका मतलब ये कौन हो सकता है, ये एल्यूमिनियम हो सकता है, एल्यूमिनियम ही तो दिया है। इसका मतलब ये कोई ग्रुप 13 का एलिमेंट होगा जो आसानी से एल्यूमिनियम ही होगा। तो जो आसानी से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, ठीक है। तो और क्या इसमें आ सकता है, जैसे कोई एलिमेंट दे दे, क्या दे दे, तुमसे कहा जाए क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है और कोबाल्ट, और कहा जाए इसमें फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप ज्यादा है। फर्स्ट और सेकंड के बीच गैप ज्यादा का मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। सब में कौन सी नोबल गैस यूज होनी है, आर्गन, आर्गन ही यूज होनी है सब में। 4s1 क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का, 3d5। मैंगनीज का लिखेंगे 25 होता है, 4s2 3d5। यहाँ पे क्या आएगा, 4s2, एक और बढ़ गया 26, 3d6, यहाँ एक और बढ़ गया 4s2 3d7। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस ज्यादा है। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस कहाँ ज्यादा आएगा, जो पहला इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर दे, दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब वो पहला इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबलाइज्ड हो जाए। अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, ये 3d5, मतलब ये हाफ फील्ड बन गया। क्या बनना है ये बन गया हाफ फील्ड। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। हाफ फील्ड क्या होते हैं, मोर स्टेबल। ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 4s1 आएगा और ये 3d5 आएगा। इसका मतलब है कि जो क्रोमियम है उसमें फर्स्ट और सेकंड में गैप ज्यादा आने वाला है, इसमें क्या आने वाला है, फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में गैप, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद स्टेबलाइज हो रहा है। इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबलाइज होगा, मतलब एस के 2 हटेंगे, d5 हाफ फील्ड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ सेकेंड और थर्ड में गैप ज्यादा है, ये एस के 2 डी के 1 देने के बाद स्टेबलाइज होगा, मतलब वो थर्ड और फोर्थ में गैप ज्यादा है। और यहाँ 2 और 2, मतलब वहां 4 और फिफ्थ में एनर्जी का गैप ज्यादा है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक जो हमने पढ़ा है। ये है, ये पढ़ा हमने किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, फिर ये पढ़े, और हमेशा किस में डिसाइड होती है, गैसियस स्टेट, ठीक है। ओके।